हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं, खुश हैं और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, क्योंकि 10th बोर्ड के जो बच्चे हैं आप लोग, है ना। तो फटाफट जल्दी से आ जाइए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। मैं पूनम प्रजापत कक्षा 10वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज बच्चों हम लोग बहुत ही आपके साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, है ना। वैसे आप अपनी साइंस की बुक को साइंस की बुक में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं ना। लेकिन फिर भी ज्यादा अच्छे से तीनों सब्जेक्ट को यदि आपको कवर करना है तो सभी सब्जेक्ट को आपको इक्वली स्टडी करना होगा, राइट। तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री आज होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व, और आपको आने वाली है एक ही क्लास में पूरी समझ में। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों को कह दो कि पूनम मैम की क्लास शुरू हो गई है, केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से आ जाओ और क्लास को ज्वाइन कर लो। ओके जी, तो जल्दी क्लास को ज्वाइन करेंगे, इवन शेयर भी करेंगे आप, ताकि आपको सभी टॉपिक्स स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाए। चले, तो आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, राइट। आप सबसे पहले अपने विज्ञान की जो बुक है, अगर आपने अभी तक उसको उठाया नहीं है तो प्लीज बच्चों, आज आपकी पूनम मैम आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि अब बच्चों समय नहीं है, अब समय हाथ से जाने लगा है। तो आप अब अपनी बुक को उठा लें, अपनी नोटबुक को उठा लें और कमर को कस लें और वहीं पर बैठ जाएं जहां पर आप फोन लेकर बैठे हैं, क्योंकि अब नहीं हिलना है। आप पूरी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ने के बाद ही उठेंगे, ठीक है। तो जल्दी से शेयर करो क्लास को, फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाओ। चले चलते हैं हम लोग अपने विज्ञान की जो बुक है, जिसकी हम लोग कहते हैं कि बिना विज्ञान के इस ब्रह्मांड की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले आज हम उसी की परिभाषा से इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए जी, शुरू करते हैं सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा से। विज्ञान क्या है, क्या होता है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो परिभाषा में क्या बताया गया, परिभाषा में बताया गया कि तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन प्रयोग द्वारा क्या किया जाता है, प्रयोग द्वारा स्पष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं बेटा, विज्ञान कहते हैं। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है ये कहने को तो, कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान क्या है, कोई भी तथ्य है उसको प्रायोगिक रूप से उसके ज्ञान को यदि आप क्या करते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, तो और या फिर सुविकसित ज्ञान को ही उसके क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्लियर। जैसे कोई भी प्रैक्टिकल चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं कि आपके पास में अपन यूं देखें कि जैसे नमक है उसको पानी में डाला तो वो डिसॉल्व हो रहा है, हाँ या ना। तो ये हुआ कैसे, नमक पानी में घुला कैसे, क्या हुआ था कि वो घुल गया। ऐसा भी तो होता है, कुछ चीजें जैसे मिट्टी को पानी में डाला नहीं घुली, क्यों, तो प्रायोगिक रूप से करने पे ही तो पता चला कि नमक पानी में घुलता है, देखकर तो नहीं मालूम चल सकता ना। इसीलिए इन प्रयोग के द्वारा किसी चीज को व्यक्त करना, उसके ज्ञान की अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, राइट। आप इस विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप केमिस्ट्री के अंदर यानी रसायन विज्ञान में बेटा कितने टॉपिक पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे बेटा 4 चैप्टर, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपके किसके हैं बेटा, रसायन विज्ञान के हैं। किसके हैं बेटा, रसायन विज्ञान के हैं। क्लियर। अब रसायन विज्ञान में आपका जो पहला चैप्टर है बेटा, पहला चैप्टर जो है वो क्या है, पहला चैप्टर है आपका क्या भाई, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, ठीक है। सेकंड चैप्टर बेटा आपका आएगा कौन सा,
दूसरा जो चैप्टर आपका आएगा वो क्या है आपका, वो है अम्ल, अम्ल, क्षार और लवण। क्लियर। आपका थर्ड जो चैप्टर है राजा वो है धातु और अधातु। क्लियर, बात समझ में आई। और चौथा है आपका क्या बेटा, कार्बन और उसके यौगिक। क्लियर, यानी आपको बात समझ में आ गई है कि 4 चैप्टर आप कौन कौन से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होती है, हम इनको कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को हम लोग कैसे समझेंगे या फिर हम उस टॉपिक तक कैसे आएंगे, इसको जानने के लिए हम आज शुरू करेंगे कुछ इमेजेस के साथ, कुछ चित्रों के साथ। आपको मैं बताऊंगी कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो राइट, तो आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं, राइट। और सामने एक भैया, एक लड़का ये सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है। मतलब यहाँ देखें तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक तरबूज था, चाकू से काटा जा रहा है, राइट। तरबूज को चाकू से काट करके 2 हिस्से तो बना दिए, क्या उसके भार में कोई परिवर्तन हुआ? जितना था उतना ही रहा, हाँ या ना? जल्दी बताओ, क्या तरबूज को काटने पर कोई नया प्रोडक्ट बना, या यूं कह दूं कि तरबूज को काट कर कोई खरबूजा तो नहीं बन गया? ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये कैसा परिवर्तन है? अगर तरबूज को काट दिया जाए तो उसमें कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है, सोचो। साथ ही यहाँ पर लकड़ी का एक डंठल भी दिखाई दे रहा है, उस पे भी क्या किया जा रहा है, एक उसको भी काटा जा रहा है। इसको काटा जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या इसको काटने से इस डंठल का शेप बदल गया है? क्या इसके भार में कोई परिवर्तन हो गया है, या फिर इसके कोई गुण में परिवर्तन हो गया है? क्या अब लकड़ी नहीं रही? क्या अब ये ठोस नहीं रहा? क्या ये द्रव में बदल गया है? क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है? ये कौन से गुण हैं जिनमें परिवर्तन ना होते हुए भी परिवर्तन भी लग रहा है? तो ऐसे परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, सोचो। तब तक आपके सामने स्क्रीन पर कुछ अलग इमेजेस भी आ रही हैं। ये लड़की क्या सोच रही है, ये भी सोच रही है आप लोगों की तरह कि अगर मोमबत्ती जल रही है तो अब कौन सा परिवर्तन हो रहा है? क्या मोमबत्ती जलने के बाद जब वो जल जाती है तो उससे नया परिवर्तन हुआ, हमें कुछ नया प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है क्या? कोई परिवर्तन हुआ है क्या? उसके भार में बदलाव हुआ है क्या? क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये सोचो, ये कैसा परिवर्तन है? क्लियर। वहीं पर यहाँ पर एक दरवाजा भी नजर आ रहा है, दरवाजा जिस पर क्या लग गया है, जंग लग गया है, ये खराब हो गया है। क्या वापस दरवाजे को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, हाँ या ना? जल्दी बताओ कमेंट में, हाँ या ना? क्या ऐसा संभव है? क्या हम पुनः दरवाजा सही प्राप्त कर सकते हैं? अगर नहीं तो ऐसे परिवर्तन कौन से होते हैं जो एक बार अपनी मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? राइट, तो जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ कि ये कौन से परिवर्तन है और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, तो बच्चों हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी आपका जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसका पहला टॉपिक यही है कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। एग्जाम में यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म 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 आता है, जिसमें पूछते हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है।
राइट। जैसे आपके सामने इमेजेस को मैंने वापस मर्ज कर दिया है तो ये इमेजेस दिखाई दे रही हैं कि जब तरबूज को काटा जा रहा है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तरबूज का तरबूज ही रहता है। वहीं पर यदि लकड़ी के डंठल को काटती हूँ तो लकड़ी तो लकड़ी ही रहती है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता और नया प्रोडक्ट भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन जहां कोई भी क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ का मूल गुण नहीं बदलता है, वो परिवर्तन कैसा कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वहीं पर यदि आप मोमबत्ती की बात करें तो उसका मूल गुण बदल जाता है, वो पिघल जाती है और उसके बीच जो बत्ती लगी होती है वो भी जल जाती है, राइट। तो इसे पुनः अवस्था में, मूल अवस्था में लाना संभव नहीं है। वहीं पर बात करूं कि यदि लोहे पर जंग लग जाए या दरवाजे पर जंग लग जाए तो पुनः वैसा दरवाजा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, फिर हमें नया ही बनाना पड़ता है, यानी मूल गुण पुनः प्राप्त नहीं हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे परिवर्तन जिनकी मूल अवस्थाएं बदल जाती हैं और वह पुनः अपनी अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता, वो रासायनिक। जिनके मूल गुण नहीं बदलते हैं, उन्हें अपनी अवस्था में पुनः आ जाते हैं, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सबको समझ में आ गया? तो जल्दी से कमेंट में बता दो यस मैम, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके बेटा, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन किसकी, भौतिक परिवर्तन की, यानी भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। स्क्रीन पर आपके परिभाषा नजर आ रही है, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। पदार्थ के रासायनिक संगठन और गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। या यूं कहूं कि अगर किसी भी पदार्थ के भार, आयतन, ताप, दाब में क्या हो, नो चेंज हो, राइट। या यूं कहूं कि यदि किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था जैसे रंग, गंध, इनमें विलयता, कोई परिवर्तन ना हो तो क्या कहलाता है, वो उसका भौतिक परिवर्तन कहलाता है, राइट। बात समझ में आ गई? तो फटाफट क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दो। चलो जी, अब देखते हैं अपन भौतिक क्या, परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन तो समझ में आए, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, जैसे रंग, गंध, विलयता, इनमें परिवर्तन हो सकता है, इवन अवस्था भी बदल सकती है, लेकिन उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक कटोरी में पानी लिया और कटोरी में पानी लेकर उसको फ्रिज में रख दिया, वापस आपने निकाला तो फ्रिज में पानी अब क्या बन गया, बर्फ बन गया, वो ठोस हो गया, अवस्था बदल गई, लेकिन पानी तो एक कटोरी ही था, उतना ही रहा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। क्लियर? चलें, आ जाइए जी, चलते हैं। तो भौतिक गुण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण ही बदलते हैं, जैसे ताप, दाब, अवस्था और रंग आदि। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुण मतलब उसके आंतरिक जो गुण हैं, पदार्थ के जो ऐसे इंटरनल करैक्टर जो कभी नहीं बदलते। जैसे यदि मैं बात करूं कि अगर आपने क्या किया, पदार्थ को, यदि पानी को आपने बर्फ में बदला तो पदार्थ के गुण वही रहे, पानी पानी ही रहा, बस अवस्था बदल गई। लेकिन यदि अपन क्या कर दें, पानी की रिएक्शन करवा दें किसी धातु के साथ, तो वहां पर क्या हो जाता है, पानी का करैक्टर बदल जाता है, फिर उसका इंटरनल अभिक्रियाएं होना शुरू हो जाती है, तो उन्हें अपन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो वैसा कुछ भी नहीं है। चले, आइए जी चलते हैं आगे। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, सही है। आपने पानी को बर्फ में बदला, थोड़ी देर रखा, वापस बर्फ पानी में बदल गया। लेकिन यदि रासायनिक ऐसा होता तो ऐसा संभव नहीं था। जैसे दूध को दही में बदला, लेकिन दही को वापस दूध में संभव नहीं है, राइट। तो वैसे ही ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है, सही तो है भाई। पानी से क्या बन जाना, पानी से क्या बन जाना, बर्फ, और बर्फ से पुनः क्या बन जाना बेटा, पानी बन जाना। ये क्या है, एक उत्क्रमणीय, यानी कि रिवर्स रिएक्शन है। अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक,
अच्छा कोई बात नहीं, अगर अभी तक ये शब्द भी समझ में ना आए तो केवल ये सोच लेना, पानी का बर्फ में और बर्फ का पुनः पानी में बदलना ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। राइट, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, या यूं समझ लो भाई कि अगर आप एक रूम में बार बार अंदर बाहर जा रहे हैं, आप अंदर गए फिर बाहर आए तो वापस अंदर बाहर हो रहा है, ये कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय। क्लियर? आ जाइए जी, चलते हैं आगे। जैसे बर्फ का जल में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, शक्कर का जल में घुलना। अगर आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो क्या वापस चीनी प्राप्त होती है? यस, होती है। मम्मियाँ कई बार क्या करती है, मिठाई घर में बनाती है तो चाशनी बनाती है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, बनाती है ना? तो फिर ज्यादा चाशनी बन गई तो क्या करती है मम्मियाँ? या फिर जैसे ही गुलाब जामुन मम्मी ने बनाए, ओहो मन में आ गया, अच्छा लग रहा है ना, हाँ खाने की इच्छा हो जाती है, गुलाब जामुन बनाए, उनको चाशनी में रख दिया। अब गुलाब जामुन तो उठा उठा के हमने खा लिए, पर वो चाशनी तो रह गई, उसको फेंकेंगे तो नहीं। अगर आप और मैं होते तो फिर भी चलो ठीक है, हम कहे डिस्ट्रॉयड, लेकिन मम्मियाँ ऐसा नहीं करती। तो वो क्या करती है पता है? वो कहेंगी कोई बात नहीं, अगर ये चाशनी रह गई है तो इसको ठंडा करो, ठंडा करेंगे तो जम जाएगी, जम जाएगी तो वापस क्रिस्टल में क्या प्राप्त हो जाएगी? चीनी। इसीलिए तो कहते हैं कि यदि तुम्हें क्या करना है, जोश में रहना है, तो जोश तो कहीं से भी मिल जाता है। अगर होश में रहना है तो घर के बुजुर्ग लोगों के साथ बैठो, वो थोड़ा है चीज, उसके और ज्यादा लोगों को खिलाना है तो थोड़े में ज्यादा को कैसे बांटा जाए वो आपको वही सिखा सकते हैं। राइट, तो जल्दी से फटाफट फटाफट शेयर कर दो क्लास को, बात समझ में आ गई होगी। तो चाशनी से वापस चीनी बना दी जाती है। आइए जी, अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है सबको समझ में आ गया। आज के बाद किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिनके रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और केवल भौतिक अवस्था, ताप, दाब, रंग में ही परिवर्तन होता है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, चले आइए अगला चलते हैं, रासायनिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म क्या है? परिभाषा देखो, पदार्थ है कोई भी, उसमें होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसके रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। यानी ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके मूल गुण हमेशा क्या होते हैं, परिवर्तन के बाद या अभिक्रियाओं के बाद या फिर यूं कहूं रिएक्शन के बाद बदल जाते हैं। तो यहाँ का रासायनिक संगठन मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर? बात समझ में आई? यानी कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। अभी देखा नहीं, मैंने बताया नहीं, दूध से दही का बनना क्या है? एक नया पदार्थ है। अब दही से वापस दूध नहीं बन सकता। ऐसे ही यदि लोहा है, उसके ऊपर यदि जंग लग जाए तो पुनः शुद्ध लोहा प्राप्त करना संभव नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ या ना? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट। क्लियर है? ओके, चलिए जी, अब आता है रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन कौन से गुण प्रदर्शित करता है? सामने देखो, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, यानी इंटरनल कैरेक्टर्स में परिवर्तन हो जाता है। बाह्य में परिवर्तन हुआ तो वापस आ जाते हैं, लेकिन आंतरिक परिवर्तन हुआ तो पुनः आना संभव नहीं है, है ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ। यदि हम लोग ऐसे कह दें कि यदि हमारे अंदर कोई भी ऐसी डिजीज हो जाती है तो पुनः वो चीज ठीक होना संभव नहीं है। राइट, जो खराब हो गया उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठाकुर जी ने ऐसे ही बनाई है बॉडी को, ठीक है ना? तो आ जाओ फिर चलते हैं आगे। तो परिवर्तन में सबसे पहले क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। दूध और दही, दूध अलग गुण रखता है, दही, दूध खट्टा थोड़ी होता है, पर दही तो खट्टा होता है। हाँ या ना? समझ में आई बात? तो चलिए दूसरा गुण क्या कहता है? ये परिवर्तन क्या होते हैं?
स्थायी होते हैं, कभी बदलते नहीं है। फिर ये अनुत्क्रमणीय है, यानी कि ये रिवर्स रिएक्शन नहीं है। दूध का दही, बस। अब इसने रिवर्स रिएक्शन का सिंबल नहीं लगेगा। समझ में आई? भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर समझ में आया? वहां पर क्या था कि रासायनिक गुण जो है वो नहीं बदलते, यहाँ बदलते हैं। वो क्या होते हैं? अस्थायी। ये क्या होते हैं? स्थायी, राइट। और लास्ट में इनमें ये अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय, जबकि वो क्या होती है? उत्क्रमणीय। जल्दी से बता दो, आपको रासायनिक और भौतिक गुण याद हुए या नहीं? जल्दी से बता दो, फटाफट जल्दी से कमेंट में लिखकर बता दो कि आपको बात समझ में आई है या नहीं। क्लियर है जी? ओके, डन। तो चलते हैं आगे। अब बढ़ते हैं अपन भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म है उनके उदाहरण में। देखो, दूध का दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, राइट, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, कोयला भी तो जलता है, कोयले का दहन भी तो होता है, वो भी कैसा परिवर्तन है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। अच्छा जल्दी से कमेंट में बताओ मुझे, कागज का फटना कैसा परिवर्तन है और कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? जल्दी से बताओ, कागज का, जल्दी से बता दो, जल्दी से, जल्दी सभी बच्चे बताएंगे। कागज का जलना, कागज का जलना, जलना और कागज का फटना, जल्दी बताओ, जल्दी। ओके, जल्दी से बता दो, ये कैसा परिवर्तन है और ये कैसा परिवर्तन है? जल्दी जल्दी। ओके, जब तक हम चलते हैं इन दोनों के गुणों में जो परिवर्तन होता है, जो अंतर होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा अंतर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में छप चुका है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपको 4 अंतर लिखकर आने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना बच्चों, 4 अंतर कम से कम लिखने ही चाहिए। ओके, बात समझ में आई? तो ध्यान देंगे, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी। तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, राइट। ओके, डन। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन प्रकृति के होते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से बता दो, यस और नो, जल्दी 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 बताओ, हाँ या ना? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो क्या होते हैं बेटा? हमेशा अस्थायी होते हैं, पानी का बर्फ में, बर्फ का पानी में। वहीं पर यदि मैं बात करूं तो कौन से परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं? दूध का दही में, वापस दही से दूध कभी नहीं बनाया जा सकता है। आज आपको ये अंतर इस 2 मिनट में याद होंगे ही होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप यहाँ पर लास्ट में जुड़े रहो। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना पानी आपने लिया वैसा ही, बस अवस्था बदल गई, द्रव से क्या हो गया? ठोस। लेकिन यहाँ पर दूध से दही जब बना तो सारे इंटरनल कैरेक्टर चेंज हो गए, हाँ या ना? जहां पर दूध जो है, जिसकी स्थिति लिक्विड थी, वो अब थोड़ी सी क्या हो गई? जेली जैसा हो गया है। और साथ ही उसके जो टेस्ट है उसमें भी परिवर्तन आ गया है। क्लियर? हाँ या ना? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ओके ओके ओके। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक और गुण में परिवर्तन होता है, इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त नए पदार्थ बिल्कुल क्या होते हैं? मूल पदार्थ से क्या होते हैं राजा? भिन्न होते हैं। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर हो गई बात? ओके जी, ओके, सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है जी। चलिए जी आगे बढ़ जाए। ओके, आओ जी आओ। अब चलते हैं। अब आपके सामने आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें एक साइंटिस्ट है और दूसरे 2 साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं और वो लैब में कुछ कुछ कर रहे हैं, यानी कोई रिएक्शन हो रही है, हाँ या ना? उस रिएक्शन को वो बोल कर भी बताएंगे, फिर उनके फॉर्मूलाज भी बताएंगे,
तो ये होता क्या है? जब साइंटिस्ट या फिर जो भी टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, लैब के अंदर कोई रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन को लिखते भी हैं और उन्हें करके भी देखते हैं। तो होता क्या है, इन्हें कहते क्या हैं? तो आपको स्क्रीन पर नाम नजर आ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, या यूं कह दो इस चैप्टर का हृदय है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जिसको ये आ गया यानी सोच लो इसको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। तो जल्दी से फटाफट बात समझ में आई। हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बेटो बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब भी किसी भी पदार्थ में कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया यूं कह दूं कि किसी भी, यदि अपन यूं कह दें किसी पदार्थ में कोई परिवर्तन होता है, यदि उसे शब्दों में व्यक्त किया जा रहा है, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को शब्दों में लिखकर बताया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और वहीं पर यदि इसे सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर दूं तो उसे अपन क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया, क्या बेटा? मैंने लिख दिया मैग्नीशियम। क्या लिख दिया बेटा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब किसी भी पदार्थ में परिवर्तन जो हो रहा है, यदि उसे शब्दों में लिखा जा रहा है तो उसे अपन क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और यदि ये तो है आपकी क्या बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। और इसे ही यदि मैं क्या कर दूं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का O2, तो क्या बन जाता है? MgO। तो इस तरह से सूत्र रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। क्लियर? यस और नो, जल्दी से बता दो, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण समझ में आई या नहीं? सभी बच्चों को तो सामने परिभाषा है, पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम शब्दों में लिखकर व्यक्त करते हैं। यानी ये क्या कह रहा है कि पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को शब्दों में व्यक्त करना, शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर? अब आता है अगला अपने पास रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है बेटा? रासायनिक समीकरण क्या होती है भाई? रासायनिक समीकरण होती है आपकी क्या? जब किसी अभिक्रिया को सूत्र रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो अपन उसे क्या कह देते हैं राजा? तो हम उसे कह देते हैं क्या? उसे हम कह देते हैं रासायनिक, क्या बेटे? रासायनिक समीकरण, जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? बेसिकली अभिकारक और उत्पाद। ये बात आपको इतने तक सबको समझ में आ गई? तो जल्दी से बता दीजिए यस मैम। फटाफट। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, या यूं कहे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र रूप में प्रदर्शित करना, सूत्र रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण
कहलाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्साइड। सही है बेटा, यस और नो, जल्दी बताओ। और वहीं पर अपन लिख दें Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। अभी ये नहीं सोचना मैम ये 2 आगे क्यों लगाया है, ये क्या होता है। मैं जानती हूँ आप लोगों के अंदर ज्यादा उत्सुकता होती है, ये क्या हो रहा है, हमें पता क्यों नहीं चल रहा है। डोंट वरी, धीरे 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 धीरे, ठीक है, सब समझ में आएगा। ये सबको समझ में आ गया। अभिक्रिया और समीकरण कितने बच्चों का क्लियर है, फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, फटाफट बता दो। ओके डन, चलते हैं आगे। अब आता है अभिकारक और समीकरण में बात करें तो अपने को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि यदि मैं बात करूं कि अपने पास Cu प्लस O2 है, 2CuO है, राइट। तो सबसे पहले अपन अभिकारक की परिभाषा की बात करें तो अभिकारक की परिभाषा में अपन देखते हैं क्या बेटा, अपन देखते हैं अभिकारक की परिभाषा में कि अपने पास अभिकारक क्या होते हैं। तो मैं एक रिएक्शन आपके सामने स्क्रीन पर लिख रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। कैसे, सामने देखो, जैसे आपके पास में क्या लिखा है Mg, या फिर यूं लिख दूं Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। कोई रिएक्शन है, मान लो कोई अभिक्रिया है, तो यदि एरो के निशान के इस तरफ लिखा गया है वो हमेशा क्या होता है, अभिकारक। और इनमें जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इन्हें कहते हैं अभिकारक। और परिवर्तन के दौरान नया जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्लियर, यस और नो, जल्दी से बता दीजिए, ओके डन। अब चलते हैं आगे। अभिकारक को समीकरण में बाईं तरफ लिखा जाता है। किस तरफ लिखा जाता है भाई, किस तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। हमेशा किस तरफ बेटा, बाईं तरफ। ये बाईं तरफ ही तो है, बाईं तरफ लिखा जाता है। और दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच हमेशा किसका निशान, प्लस का निशान हमेशा लगाना होता है। ये बस बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर, चलें आगे। तो जल्दी से देखो फटाफट। अब देखते हैं, जैसे अपने पास अभिक्रिया मैंने लिख दी ना, Cu प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बेटे, 2CuO। तो यहाँ पर क्या है, ये बाईं तरफ जो है वो क्या है बेटा, अभिकारक है। और यदि अभिकारकों की संख्या 1 और 2 या 2 से भी ज्यादा हो तो उनके बीच में क्या लगा दो, प्लस का निशान लगा देना चाहिए। क्लियर, चलें, ओके डन। अब चलते हैं आगे। उत्पाद की परिभाषा। उत्पाद क्या होता है भाई, उत्पाद होता है रासायनिक परिवर्तन होने के बाद नया जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद के गुण क्या होते हैं, समीकरण में किस तरफ, दाईं तरफ, अभी बताया। और बीच में इनमें भी क्या लगता है, प्लस लगता है। जैसे अपने पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं कि आपके पास यदि मॉलिक्यूल है तो Cu प्लस H2O इज इक्वल टू CuO प्लस H2, राइट। तो देखो एक से अधिक उत्पाद होते हैं, इनके बीच में क्या लग गया, प्लस का निशान लग गया और नया पदार्थ बना, तो इसे अपन ने क्या नाम दे दिया, उत्पाद। क्लियर है, यहां तक बात यदि समझ में आ गई है तो सभी बच्चे फटाफट क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ताकि हम अब
इसके आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो पढ़ना शुरू कर दें। यानी अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बच्चों क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है उनके अंदर आप उनका संतुलित कैसे करोगे और संतुलित करने के बाद आप उन्हें किस तरह से और लिख सकते हो। तो उससे पहले रासायनिक और भौतिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते, छोटा सा पाठ हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जब आप बात करते हैं तो बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ये 4 प्रकार से प्रभावित होते हैं, तापमान में परिवर्तन से, रंग में परिवर्तन से, अवस्था में परिवर्तन से और गैसों का निष्कासन या उत्सर्जन। यहाँ भी कई बार ये बात पूछ लेते हैं 4 परिवर्तन कौन से होते हैं, तो ताप, रंग, अवस्था और गैस का उत्सर्जन। राइट बच्चों, तो जल्दी से फटाफट इस बात को नोट करेंगे ताकि हम आगे का अपना टॉपिक शुरू कर सकें। राइट, तो चलिए जल्दी से उतारेंगे। सबने उतार लिया होगा, यहाँ तक सबको समझ में भी आ गया होगा। तो फटाफट जल्दी से अब चलते हैं हम अपना अगला टॉपिक जो है वो अपना टॉपिक है क्या बेटा, अब हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक क्या बेटा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। राइट, ओके जी, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, पीछे अपन ने क्या पढ़ लिया था, अभी तो अपन ने कर लिया रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, समीकरण होती क्या है, ये तो हमें पता चल गया है। अभिक्रिया क्या होती है अभी पढ़ाया है ना आपको, कि कोई भी अपने समीकरण लिखते हैं या फिर हम किसी भी तत्वों को एक साथ लिखते हैं तो उसमें अभिकारक उत्पाद होते हैं। यदि उन्हें भाषा में लिखा जा रहा है, शब्दों में लिखा जा रहा है तो वो अभिक्रिया है, और उसे वहीं हम सूत्र से लिख दें तो वो क्या हो जाती है, समीकरण हो जाती है। सही बात है। अब अपना टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण को हम किस तरह से संतुलित भी करते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है सबको पता है, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट में पता है तो कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। अभी तो हम लोगों ने बात की ही थी क्या, कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में क्या बेटा, उस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, हम समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात है, सही बात है। जब प्रदर्शित करेंगे तभी तो समझ पाएंगे ना संतुलित कैसे होता है। राइट, तो हम थोड़ा बेसिक से ही चल रहे हैं ताकि मेरे बच्चों को कहीं भी दिक्कत ना आए। चले फिर हम देखते हैं कि जब हम उनके बारे में लिखते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण को आप लिख रहे होते हैं तो रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम क्या करते हैं, उनकी भौतिक अवस्था को भी इंगित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं, भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। ठीक बात है। भौतिक अवस्था मतलब क्या बेटा, भौतिक अवस्था होती है आपकी 3 प्रकार की। कौन कौन सी राजा, ठोस, द्रव और गैस, है ना, ये तो सबको पता है। पर जब समीकरण लिखी जाती है ना तो समीकरण में एक अवस्था और प्रदर्शित होती है जिसे हम कहते हैं जलीय विलयन। क्या कहते हैं राजा, जलीय विलयन। अब इनको यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो ठोस को क्या कहते हैं, सॉलिड, द्रव को क्या कहते हैं, लिक्विड, और गैस को गैस ही कहते हैं जिसे जी से डिनोट करते हैं, और जलीय विलयन को बेटा एक्वस कहा जाता है। इट इज क्लियर नाउ, बात समझ में आ गई तो फटाफट बता दीजिए यस मैम। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात, तो सबको क्लियर है कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, और जब समीकरण लिखी जाती है तो उसकी भौतिक अवस्थाएं भी तत्वों के आगे, तत्व जो होते हैं उनके आगे उसको इंगित किया जाता है। और क्या करना पड़ता है, और जब आप रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो उस समय कौन सी परिस्थिति में वो हो रही है, उस समय रासायनिक क्या बेटा, रासायनिक अभिक्रिया में या समीकरण में कहूं
तो उसकी परिस्थिति यानी वो किस परिस्थिति में संपन्न हो रही है, परिस्थिति में संपन्न हो रही है, उसे भी लिखा जाता है, उसे भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ में आ गई? सभी को आ गई? हाँ या ना? कुछ नहीं, रासायनिक समीकरण जब आप लिख रहे हैं तो माइंड में पहले कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको सब बातें धीरे धीरे सब समझ में आ जाए। तो ये बातें सबकी क्लियर है। रासायनिक समीकरण जब होती तो उसे परिस्थिति, रासायनिक अभिक्रिया किस परिस्थिति में संपन्न हो रही है उसे भी प्रदर्शित किया जाता है। किसके ऊपर? एरो के ऊपर। एरो का निशान ऐसे लगाएंगे आप समीकरण में, हाँ या ना? तो उसके ऊपर या फिर नीचे उन परिस्थितियों को लिखा जाता है। जैसे अपन कई बार लिखते हैं ना कि 473 केल्विन ताप पर, तो एरो के ऊपर लिख दो कि इस ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है। क्लियर? हाँ या ना? जल्दी से बता दो। सबको बात समझ में आ गई है? ओके जी, ओके। अब चलते हैं हम, जब अपन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, समीकरण के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम लिखेंगे रासायनिक जो समीकरण है उसे हम संतुलित कैसे करें। राइट? तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक जो समीकरण है बेटा, उस समीकरण को क्या करना बेटा? संतुलित करना। चले? हाँ या ना? बताओ, जल्दी से बताओ। अच्छा, वापस लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण को क्या बेटा? संतुलित करना। ठीक बात है? यस और नो? सही है। तो अब संतुलित कैसे करेंगे आप इसको, तो हम देखते हैं कि अब संतुलित करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड होते हैं जनरली, पर यहाँ पर आपको दो ही मेथड ध्यान रखने हैं। संतुलित करते वक्त क्या क्या ध्यान में होना चाहिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कोई भी रासायनिक समीकरण आपको दी जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह हमेशा किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण से, द्रव्यमान संरक्षण से संतुलित होगी, है ना? और द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या है? प्रत्येक, क्या भाई? कि अभिक्रिया व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या सदैव क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण में क्या हो बेटा? अभिकारक या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? समान या बराबर होनी चाहिए। क्लियर? हाँ या ना? और दूसरा है हिट एंड ट्रायल विधि। दो मेथड के द्वारा आपको रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है? संतुलित करना है। यहाँ सब क्लियर है? सब बच्चों को सारी बात क्लियर है? ये आपको ऐसे ही चार्ट बनाना है जैसे मैं बता रही हूँ। स्कूल में पढ़ाते हैं ना टीचर्स, ऐसे बोर्ड पे लिख लिख के, हम भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो अच्छे से समझना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो तो आ जाओ, सबसे पहले शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब संतुलित की जाती है तो कौन कौन से चरण काम में आते हैं। सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं, सबसे पहले आपको कोई भी रासायनिक समीकरण जो दी गई है, कोई भी रासायनिक समीकरण आपको लिखी गई है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखना। कैसे? जब आप उसे लिखेंगे तो प्रत्येक तत्व को क्या कर दो भाई? प्रत्येक सूत्र को
बॉक्स में बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, चले कैसे? समीकरण लिखो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक समीकरण है जिसे एग्जाम में दे दी, क्या? Fe प्लस H2O इज इक्वल टू क्या बना? Fe3O4 प्लस क्या बना बेटा? अच्छा, Fe3O4 बन गया, बात समझ में आ गई, प्लस H2। अब क्या करना? अब कुछ नहीं, प्रत्येक को क्या कर दो? एक बॉक्स में बंद कर दो, ताकि ये कहीं भाग ना जाए। जैसे आपको क्लासरूम में बैठा के पढ़ाया जाता है ना, अगर हम बाहर मैदान में पढ़ाए तो सब बच्चा कभी इधर जा रहा है, कभी उसका उधर जा रहा है। कमरे में, एक क्लासरूम में क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि बच्चे का ध्यान डाइवर्ट ना हो, वैसे ही तत्व इधर उधर ना भागे। हमने ये काम कर दिया। पहला चरण समझ में आया सभी को? सेकंड चरण क्या कहता है? दूसरा चरण क्या कहता है? दूसरा चरण कहता है कि जब आप समीकरण लिख रहे हैं तो समीकरण में क्या? समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखना। समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखना, को लिखते हैं। क्या करते हैं? तत्वों में क्या, किसी समीकरण में जो तत्व हैं उनके जो परमाणु हैं उनको लिखना है। कैसे? एक सारणी बनाकर। बना दे एक सारणी, बिल्कुल। ये सारणी आपकी तैयार है। बन गई सारणी? बिल्कुल जी बिल्कुल, सभी बच्चों की बन गई। तो जल्दी से बता दो, मेरे साथ साथ सभी बच्चे बनाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बन गई सारणी। इस सारणी में क्या करना है? पहले तो क्या लिखना है? कुछ नहीं, सबसे पहले लिख देना यहाँ पर तत्व, लिख दिया। उसके बाद क्या लिखोगे? अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, और वहीं पर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। हाँ या ना, जल्दी बताओ, आ जाओ। अपने पास अभिकारक है ना, तत्व कौन कौन से हैं? Fe है, और कौन से हैं? हाइड्रोजन है। Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सही है, जल्दी बताओ यस और नो। सभी बच्चे फटाफट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, यस और नो। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बता देंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना सभी का? तो यहाँ पर आयरन की संख्या कितनी बेटा? 1। हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। आ जाओ उत्पाद में। आयरन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने बेटा? 4। यस और नो जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। बात समझ में आई है या नहीं? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? पहले क्या करना है? एक समीकरण को लिखनी है जो आपको दी गई है, उसमें सभी को बॉक्स में बंद कर देना है। फिर जितने तत्व हैं उनको लिख देना है ऐसे बॉक्स में। लिख दिया, खत्म। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले उस तत्व को देखना, उस तत्व के परमाणु को देखना, या उस परमाणु को देखना जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, उसे ही सबसे पहले संतुलित करना। किसकी संख्या ज्यादा है? चाहे वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो। तो देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा क्या है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा, फिर Fe की और फिर हाइड्रोजन की। क्लियर? हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले किसको संतुलित करना है? ऑक्सीजन को। चले हाँ या ना, जल्दी से बताओ। चलें जी, आ जाइए। तो यहाँ देखना जरा सभी बच्चे, यहाँ अभिकारक में तो 1 है और यहाँ पर कितने हैं? 4। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? समीकरण में तीसरा चरण क्या होगा? सबसे अधिक संख्या वाले परमाणु
परमाणु को उचित संख्या से गुणा करके संतुलित करना। बोलो जी बोलो, समझ में आया या नहीं? संतुलित करना। क्लियर है, हाँ या ना? तो सबसे पहले अपने पास क्या है? अपने पास ये रिएक्शन थी Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ऑक्सीजन कितना था? 4, तो यहां लिख दिया 4। हाँ या ना? यहाँ 4 में अलग कलर के पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 4 संतुलित हो गया। अब दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है? आयरन। Fe कितने हैं? 3, तो क्या करो, यहाँ क्या लगा दो? 3। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? हाँ या ना जल्दी बताओ। नहीं है, आ जाओ। लिख दिया। तो अब देखो, अब क्या बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई? Fe 3। ऑक्सीजन कितने? 4। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई भी तत्व के आगे इस तरह से 3 और ये लिखा हुआ है तो हमेशा ये संख्या और ये संख्या परस्पर गुणा होती है। यानी 3 गुणा 2 क्या हो गया बेटा? 6। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा होता, यहाँ 2 और यहाँ 6, तो क्या लिखते आप? 6 गुणा 2 बराबर क्या आ गया बेटा? 12। हाँ या ना? जल्दी बताओ। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आपके पास कितने हैं हाइड्रोजन? 8। यहाँ कितने हैं? 2। क्या करूं? कितना लगाऊं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कितना बेटा? कितना लगाऊं? हम लगाएंगे यहाँ पर कितना? 4। हाँ या ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? यस और नो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर है? तो ये समीकरण आपकी क्या है? ये रासायनिक समीकरण आपकी संतुलित है। संतुलित हो गई। कैसे? आप देख सकते हैं, Fe संख्या देख लेना, Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक में और उत्पाद में। चले चेक कर ले, आ जाओ। Fe की संख्या कितनी है? 3। उत्पाद में कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। उत्पाद में भी कितने हैं? 8। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। क्या है भाई? रासायनिक समीकरण संतुलित है। बताओ जल्दी, बात समझ में आई है या नहीं? यस और नो? कितने बच्चों को रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ गया? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, हाँ या ना? ओके जी, ओके। जल्दी से उतार लो फटाफट फटाफट, ताकि आपको सभी बातें क्लियर हो जाए। सभी बच्चों को बात क्लियर होनी ही चाहिए। ओके जी, बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो चलते हैं आगे। आ जाओ जी, आ जाओ। अब आओ भाई, चलते हैं आगे। अब यदि आपको मैं एक रिएक्शन दूं, Cu प्लस H2O इज इक्वल टू CuOH का होल ट्वाइस, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करके बताओ कि ये रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित होगी। वो पूरा मेथड करके आप इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। करेंगे ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ। करेंगे। अब जब रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई आपके पास, ये उतार लेना सभी बच्चे। अब एक बात ध्यान कर लेना, आपने जो समीकरण लिखी है वो समीकरण क्या है बेटा? आपके पास थी 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस क्या राजा? प्लस थी आपके पास 4H2। अब आपका लास्ट पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट आपका वो है क्या बेटा? वो है कि समीकरण में उपस्थित तत्वों की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करना। ठीक है, आ जाओ जी। भौतिक अवस्था क्या है भाई? आ जाओ। Fe क्या होता है? धातु। क्या होती है? सॉलिड। हाँ या ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। जल क्या होता है? जल्दी बताओ भाई।
Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब इनकी अवस्थाएं लिखो जल्दी से। Fe क्या होता है? सॉलिड। वाटर क्या होता है? लिक्विड। ये क्या है? सॉलिड। और H2 क्या है? गैस। क्लियर? बात समझ में आ गई तो फटाफट लिख दीजिए यस मैम, सभी 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 बच्चे। ओके डन। चलिए जी, सबको क्लियर है यहाँ तक बात? वेरी गुड, थैंक यू। आपको सबको क्लियर हो गया? थम्स अप जरूर भेज देना। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। ये था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, जरूर 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 आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से याद करो, अच्छे से लिखो और प्रैक्टिस हमेशा करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें क्लियर होगी। राइट, अब आता है दूसरा टॉपिक आपका, क्या? रासायनिक समीकरण के या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, है ना? आज से पहले ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आपके स्कूल में भी नहीं, कहीं पर नहीं, सिवाय डाउट नट के। तो अच्छे से पढ़ाई करो भाई। तो अपने पास रासायनिक अभिक्रिया बेटा कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है राजा? 5 प्रकार की है। सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। पहली अभिक्रिया है आपकी क्या बेटा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और संयोजन अभिक्रिया है वो हमेशा कैसी होती है? स्टार करके लिख रही हूं, हमेशा ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। सभी बच्चे इस बात को नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर शॉर्टकट बता रही हूं भाई। फिर दूसरी अभिक्रिया है बेटा क्या आपकी? दूसरी अभिक्रिया है राजा आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया हमेशा क्या होती है बेटा? वियोजन अभिक्रिया हमेशा ऊष्माशोषी होती है। हमेशा क्या होती है राजा? ऊष्माशोषी प्रकार की होती है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संयोजन अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, दोनों या कोई नहीं, तो संयोजन ऊष्माक्षेपी, वियोजन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, क्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है, ये भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो लास्ट तक बने रहना। चले, फिर आती है अगली अभिक्रिया क्या बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया राजा? विस्थापन अभिक्रिया। राइट, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है अगला अपना कौन सा बेटा? अगला आता है अपना द्विविस्थापन। अभी ट्रिक से समझाऊंगी, एक बार में ही समझ में आ जाएगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्लियर है? हाँ या ना जल्दी से बताएंगे। और उसके बाद में लास्ट अभिक्रिया आपकी कौन सी है बेटा? लास्ट अभिक्रिया आपकी है क्या? ऑक्सीकरण व अपचयन। क्लियर है? हाँ या ना? सभी अभिक्रियाएं सभी बच्चों को क्लियर नजर आ रही है? तो जल्दी से मुझे थम्स अप भेजेंगे कि यस मैम हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। ये एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। चलूं? ओके डन। तो आ जाइए, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और चलते हैं आगे। आ जाओ भाई बच्चों लोग। अब सबसे पहले अपन देखेंगे अपनी कौन सी अभिक्रिया बेटा? अब हम देखेंगे सबसे पहले अपनी अभिक्रिया का नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ क्या होता है बेटा? संयोजन का अर्थ होता है जब क्या बेटा? जब दो से अधिक क्या बेटा? अभिकारक। अभिकारक अब समझते हैं ना आप लोग, मैं पीछे बता कर आई हूं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या करते हैं बेटा? 2 या 2 से अधिक अभिकारक
परस्पर परस्पर जुड़कर एकल उत्पाद का, किसका राजा? एकल उत्पाद का निर्माण, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। चले, बिल्कुल जी बिल्कुल, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। जरा सभी बच्चे देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है क्या बेटा? कोयले का दहन। कोयले का दहन कैसा होता है, जल्दी बताओ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा? CO2। देखो, दो अभिकारक है ना, और दो एक से अधिक अभिकारक होते तो उनके बीच में क्या लगाया जाता है? प्लस का निशान लगा दिया। दोनों जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, हाँ या ना? यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? A प्लस बी इज इक्वल टू C। कॉमन रिएक्शन है, जिसको आप एग्जाम्पल से इस प्रकार समझ सकते हैं। यस और नो जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे, बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से। ओके डन। अब इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? और बच्चे करके आते हैं गलत। बच्चे कहते हैं ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया। अरे मेरे राजकुमारों, राजकुमारियों, ऐसे नहीं होता। कोयले का दहन, कोयला जल रहा है तो आपको राख प्राप्त हो रही है, एक ही उत्पाद बन रहा है, समान, मतलब संयोजन अभिक्रिया। राइट, आ जाओ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई? दूसरा एग्जाम्पल है बेटा क्या? जल का निर्माण। किसका निर्माण? जल का निर्माण। क्लियर? जल का निर्माण मतलब क्या राजा? जल का निर्माण मतलब H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब बताओ जल्दी से, क्या संतुलित नहीं है? क्या संतुलित नहीं है यहाँ पर? हाइड्रोजन। क्यों? यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? ऑक्सीजन 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4। और ऑक्सीजन कितना है? 2। हाँ या ना? तो क्या करना होगा? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। क्या करूं 4 करने के लिए? क्या करूं? कुछ नहीं, यहाँ पर आप 2 लिख दो मैडम, तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। हाँ या ना? जल्दी से बताओ राजकुमारों, जल्दी जल्दी रजी, फटाफट मेरे बच्चों जल्दी बताओ। समझ में आ गई बात सभी को? तो फटाफट यस मैम लिख दो। सेकंड, और अब आती है थर्ड अभिक्रिया जो है आपकी। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा? थर्ड एग्जाम्पल है आपका, उसमें अपन लिखते हैं CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। यस और नो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अब ये अभिक्रियाएं मैडम आपने बताया कि कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी, है ना? कैसे कैसे हुई? आपको तो पता है क्योंकि आप पढ़ा रही हैं, आप तो टीचर हैं। हम बच्चों को कैसे मालूम चलेगा? आप बच्चों को भी पता है। अच्छा, हम सबके घर में दीपावली आने वाली है, तो अभी रंग कली हो रही है ना, वाइट कलर करवाया जा रहा है ना सब, हाँ या ना? हो रहा है ना? तो वहां पर क्या कर रहे हैं घर वाले? सबके घर में अभी हो रहा है, तो सब बच्चे आज देखेंगे जरूर, प्रॉमिस करना कि सब बच्चे देखेंगे। वहां पर जो मिस्त्री होते हैं, जो करने वाले, काम करने वाले होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? मिट्टी में गड्ढा खोद के उसमें चूना डाला है और मटकी रखी है, उसके अंदर चूना डाल के फिर उस पर पानी डाला है। और कई बार देखा है कि जैसे ही मटकी के अंदर चूना डालकर पानी उन्होंने डाला तो तुरंत क्या हो गया? वो मटकी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप क्या बिना बुझे हुए चूने में पानी डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये बिना बुझा हुआ चूना है। क्या है भाई? ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक बात है।
और इसने कन्वर्ट, जब पानी गिराया तो क्या गया, ये बुझ गया, हाँ या ना, बुझा हुआ चूना, हाँ या ना, जल्दी बताओ, ये क्या हो गया, बुझ गया। पानी गिराने से तो बुझती है, आग में पानी गिराओ तो बुझ जाती है वो, तो बिना बुझ गया, वो बिना बुझा हुआ बुझ गया, क्योंकि उसमें क्या हुई, ऊष्मा का क्या हुआ था, उत्सर्जन हुआ था, राइट। तो इस अभिक्रिया को हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल करके बताया है, ठीक है। बात समझ में आ गई तो फटाफट थम्स अप भेज दो, सबको क्लियर हो गया। तो ये सभी अभिक्रियाएं आपको याद होनी चाहिए। कोयले का दहन, जल का निर्माण और बिना बुझे चूने से बुझा हुआ चूना प्राप्त करने की विधि किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, क्योंकि इनमें उत्पाद के समय जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ क्या हो बेटा, साथ ऊर्जा का क्या हो बेटा, ऊर्जा का उत्सर्जन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी बताओ, बात समझ में आ रही है या नहीं, सभी को बात क्लियर हो रही है या नहीं, क्लियर है, ओके डन। तो चलते हैं आगे, अब बढ़ते हैं हम अगली अभिक्रिया की ओर। दूसरी अभिक्रिया का नाम क्या है बच्चों, जल्दी से कमेंट में लिखकर भेजो। अगली अभिक्रिया है बेटा कौन सी, वियोजन अभिक्रिया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब वियोजन अभिक्रिया जो है, वो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, सभी बच्चे सामने बोर्ड पर देखेंगे। ऐसी रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसमें एक अभिकारक एक से अधिक किसमें बेटा, एक से अधिक उत्पाद में टूटता है, क्लियर, बात समझ में आ गई। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में टूटा तो कैसी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें A प्लस क्या बेटा, A इज इक्वल टू B प्लस C, हाँ या ना, जल्दी बताओ, यस और नो, सबको समझ में आ गई। एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब किसी को तोड़ना इतना आसान तो नहीं है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, इतना आसान तो नहीं है ना। हम किसी भी चीज को तोड़े, चाहे पत्थर को तोड़ रहे हैं, चाहे स्केल को तोड़ रहे हैं, कोई ना कोई ऊर्जा तो चाहिए ना। अब छोटे से बच्चे को स्केल तोड़ो तो तोड़ सकता है क्या, नहीं टूटेगी उससे, उसमें इतनी पावर नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, राइट। यानी उसे पावर चाहिए, कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए, यानी कोई ना कोई आपको माध्यम चाहिए उस वस्तु को तोड़ने के लिए। तो उसी के आधार पर ये वियोजन अभिक्रिया भी कितने प्रकार की बताई है, 3 प्रकार की बताई है। टूटने के लिए वियोजन का क्रम कितना हुआ है, 3 प्रकार से बताइए बेटा, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। सबसे पहले कौन सी है, जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे, पहली जो है आपकी वो है कौन सी, ऊष्मा की उपस्थिति में, यानी ऊष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन राजा, ऊष्मीय
वियोजन। और दूसरा होगा क्या बेटा? दूसरा होगा आपका कौन सा बेटा? दूसरा होगा वैद्युत वियोजन। राइट, हाँ या ना? सभी बच्चे ध्यान देंगे। और तीसरा होगा प्रकाशीय वियोजन। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे बोर्ड पर ही ध्यान देंगे। अब जरा ध्यान देना सभी बच्चे, इधर सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में ये सब चीजें ऐसे ही बनाएंगे ताकि आपको एग्जाम में पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो जाए। राइट, तो उसमें वियोजन का मतलब क्या है? ऊष्मा की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, यानी आप उन्हें गर्म कर रहे हैं तो आप उसे ऊष्मा दे रहे हैं। तो ऊष्मा की उपस्थिति में सबसे पहले अपन देते हैं एक एग्जाम्पल जिसका नाम क्या है? Fe, क्या है? FeSO4 इजिकल टू क्या बन रहा है भाई? ऊष्मा की उपस्थिति में क्या हो रहा है राजा? ऊष्मा की उपस्थिति में Fe2O3 बन रहा है। क्या बन रहा है? Fe2O3 प्लस क्या बन रहा है बेटा? FeSO4 के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सब क्या है? गैस है। ये क्या है? Fe2O3 क्या है बेटा? ये है आपका सॉलिड। क्लियर? यस और नो जल्दी से बता दो। आप इसको यहाँ ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दो SO3। ये भी गैस फॉर्म में है, ठीक है? हाँ या ना? जल्दी से बताओ फटाफट। ऐसे ही आप दूसरी अभिक्रिया भी कर सकते हैं। कौन सी? CaCO3 इजिकल टू क्या? CaO प्लस CO2। एक अभिकारक किसमें टूट रहा है भाई? ये सॉलिड है और ये गैस है। क्लियर है? जल्दी बताओ जल्दी। और इसका क्या नाम है भाई? इसका क्या नाम है Fe2O3 का? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। देखो भाई, एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, एक अभिकारक एक से अधिक, लेकिन किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में। गरम करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट लो और उसे गरम करो, वो किस में टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में। क्लियर? हाँ या ना? जल्दी सभी बच्चे फटाफट बताएंगे। अब आता है अगला आपके पास क्या बेटा? वैद्युत रसायन। अब सभी बच्चे ध्यान देना। वैद्युत रसायन का क्या मतलब है? इसमें क्या होता है? एक पात्र होता है, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान देंगे। और उसके अंदर अपन दो परख नलियां, कांच की ऐसे परख नलियां लगा देते हैं, ठीक है? लगा दी परख नलियां। परख नलियां लगाकर इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं? दो इलेक्ट्रोड खड़े कर देते हैं। और ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? किसी न किसी वायर से क्या होते हैं? जुड़े हुए। किसी न किसी वायर से क्या है भाई? यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है? जुड़ करके यहाँ पे क्या लगा दी? एक कुंजी। और यहाँ पर क्या कर दिया? जोड़ करके इसे एक बैटरी जो कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की है, उससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? और ये है आपका क्या? एक प्रकार का जग, ठीक है? बात समझ में आ गई? यहाँ पर भर दिया है आप लोगों ने क्या भाई? यहाँ पर भर दिया है पानी, भर दिया पानी। अब जैसे ही, अब क्या क्या है जरा दिख लो नाम। ये क्या है? प्लास्टिक मग। ये क्या है? परख नली। हाँ या ना? जल्दी बताओ। ये क्या है? ये क्या है भाई? जल्दी बताओ। इसे लिख दो। ये है क्या? एनोड। ये है क्या? कैथोड। ये क्या है दोनों भाई? ये क्या है? इलेक्ट्रोड। हाँ या ना? जल्दी बताओ। ये है इलेक्ट्रोड, सही बात है। और ये क्या है? तार, ठीक है? ये क्या है? कुंजी। हाँ या ना? जल्दी बताओ, है या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने कुंजी को बंद किया, ये बंद कर दी मैंने, अब बंद करके जैसे धारा का प्रवाह हुआ
तो यहाँ पर जो क्या उपस्थित है बेटा, यहाँ पर जो क्या उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित वाटर H2O धारा के प्रवाह से H2 + O2 में टूट जाता है। किसके प्रवाह से? धारा के प्रवाह से। हाँ या ना? जैसे ही टूटा तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जल एकत्रित हो गया, राइट। अब देखो आपके पास H2 है, आपके पास क्या है बेटा, O2 है। जैसे ही H2O2 की बात करती हूँ तो ऑक्सीजन एनोड और कैथोड, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, कैथोड पर होता है प्लस, एनोड पर होता है माइनस। ऑक्सीजन जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो अब पानी का स्तर जो है वो क्या हो जाता है, अब पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पानी का स्तर यहाँ तक आ गया, यहाँ भर गई और यहाँ तक भी आ गया। अब आप देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से कि यहाँ पर क्या है बेटा, O2, यहाँ पर क्या है बेटा, H2, राइट। हाँ या ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो आप बताएंगे कि आपके पास कौन ज्यादा है, हाइड्रोजन क्या है, अधिक है, और ऑक्सीजन क्या है, कम है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, रिएक्शन में भी पता चल रहा है। हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए। आपको डायग्राम समझ में आया नहीं, यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या हो जाता है, H2O टूट जाता है H2 + O2 में। हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे मुझे। ओके ओके ओके, सबका क्लियर है। अब आती है अगली अभिक्रिया बेटा, कौन सी अगली अभिक्रिया आती है आपकी, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाश की उपस्थिति में जब आप कोई भी अभिक्रिया कराते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, Ag सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है। अगर ये आपके पास प्रकाश की उपस्थिति में, इसे अपन Hmu से लिखते हैं, तो अपन लिख सकते हैं 2Ag + Cl2, राइट। हाँ या ना, तो यह प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है राजा। तो फटाफट जल्दी से बता दीजिए, आपको बात समझ में आई है या नहीं। हाँ या ना, जल्दी से बता दो, जल्दी से। ओके डन, चलते हैं आगे की ओर। चलें, आ जाओ। तो अब बढ़ते हैं हम अगली अभिक्रिया, ये तो वियोजन हो गई। अब है आपकी कौन सी अभिक्रिया बेटा, अब है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आपको मैं बताऊं तो, वैसे तो परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं बता देती हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण जिसमें एक धातु तथा क्या हो, एक यौगिक उपस्थित हो। क्या हो, एक यौगिक उपस्थित हो तो उस धातु द्वारा, किसके द्वारा, उस धातु द्वारा यौगिक की धातु को क्या कर लेना, धातु को हटा देना क्या कहलाता है, हटा देना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई तो फटाफट लाइक कर दें, जल्दी से जल्दी, सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। एक धातु एक यौगिक,
तो विस्थापन अभिक्रिया, याद रखो, और दोनों यौगिक तो द्विविस्थापन। समझ आई कैसे? देखो यहाँ पर सामने बोर्ड पर देखेंगे सभी बच्चे, Zn प्लस CuSO4 क्या बन गया बेटा? Zn अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में? Cu की तुलना में। ये अधिक क्रियाशील है तो ये इसको विस्थापित कर देगा, क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। यस और नो, जल्दी बताओ। आपको याद रखना है कुछ तत्व जिससे आपको पता रहे कि कौन किससे क्रियाशील है। वैसे तो 101% यही अभिक्रिया आती है Zn-Co वाली ही, या कॉपर और आयरन की। तो कॉपर और आयरन की भी बात करूं तो उसमें भी आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यानी Fe Cu से अधिक क्रियाशील है। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये देखो, तो ये अभिक्रिया कैसी है भाई? विस्थापन। एक यौगिक और एक धातु तो हमेशा विस्थापन अभिक्रिया। इसे अपन कैसे देख सकते हैं पता है? तो अपने पास एक अभिक्रिया है, क्या बेटा? Fe प्लस, क्या बेटा? अपने पास क्या है? एक अभिक्रिया है जिसका नाम क्या है विस्थापन अभिक्रिया में? Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू क्या बन जाता है? Fe अधिक क्रियाशील है तो Cu की जगह आ जाएगा, क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। अब ध्यान दो बेटा, पता है ये रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, क्या कि एक परख नली लो, ये ली परख नली, हाँ या ना जल्दी से बताओ, ले ली, और एक परख नली और ले लो, ठीक है। परख नली में आपने क्या किया? आपने नीले रंग का सॉल्यूशन डाला हुआ है, नीले रंग का विलियन डाला हुआ है। ये विलियन किसका है? कॉपर सल्फेट का। दिख रहा है सभी को? यस और नो, जल्दी बताओ। दिख रहा है सभी को कॉपर सल्फेट? हाँ या ना, जल्दी बताओ। कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या कर दी? आपने इसके अंदर क्या कर दिया? आपने इसके अंदर एक वायर से क्या कर दी? दो कील जो हैं वो यहां पर डाल दी, दो कीलें डाल दी, डाल दी, हाँ या ना जल्दी बताओ। दो कील डाल दी। ये किसकी है भाई? ये Fe की दो कील है, डाल दी। आपने आफ्टर क्या? कुछ समय बाद, कुछ समय बाद जब आपने देखा तो आपने क्या पाया? आपने देखा कि ये नीले रंग का विलियन कैसा हो जाता है? नीले रंग का विलियन हरा हो जाता है, और ये हरा रंग किसकी कारण हुआ है? FeSO4 की वजह से, क्योंकि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, और यहां पर क्या बन गया बेटा? यहां पर बन गया क्या राजा? लोहे की कील जो लगी हुई थी, अब उनके ऊपर क्या आ गया था? हरा रंग का विलियन प्राप्त हो गया। हाँ या ना जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, हाँ या ना? समझ में आया या नहीं? सभी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। यानी नीला रंग किस में बदल जाता है? नीला रंग किस में बदल जाता है बच्चों? नीला रंग किस में बदल जाता है बेटा? हरे रंग में बदल जाता है। क्लियर है? यस और नो? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। इट इज क्लियर नाउ? यस और नो? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे। ओके ओके ओके, क्लियर है? थैंक यू। चलते हैं आगे, ये हो गया आपकी विस्थापन। अब अगली अभिक्रिया राजा कौन सी है? अगली है बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अपन 4 नंबर की अभिक्रिया में आ गए भाई। ओहो हो, हम तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, क्या बात है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चले, बात समझ में आई तो फटाफट बताइए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? परिभाषा देखेंगे सभी बच्चे। ऐसी अभिक्रिया या समीकरण, ऐसी अभिक्रिया या समीकरण जिसमें
ऐसी अभिक्रिया या समीकरण जिसमें क्या बेटा, जिसमें सभी बच्चे ध्यान देंगे, जिसमें दो यौगिक क्या हो, उपस्थित हो। क्या हो बेटा, दो यौगिक उपस्थित हो। दो यौगिक उपस्थित हैं तो दो यौगिक उपस्थित, जहां दो यौगिक उपस्थित हो तो एक यौगिक के तत्व या धातु द्वारा दूसरे तत्व या धातु का विस्थापन करना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बता दो, फटाफट झटाझट बता दो कि आपको परिभाषा समझ में आई या नहीं। जब दो या दो से अधिक यौगिक हैं तो उसमें से क्या राजा, एक यौगिक का तत्व या धातु दूसरे यौगिक के तत्व या धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से बता दो बात समझ में आई या नहीं। तो अब देखते हैं इसके अंदर द्विविस्थापन में क्या होता है। द्विविस्थापन में क्या होता है बेटा, यदि आपने Na2SO4 की अभिक्रिया ली है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड, तो प्रोडक्ट में क्या बनता है बेटे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सोडियम किसको विस्थापित कर देगा, बेरियम को, और क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा, सल्फेट। तो आ जाओ भाई, अब क्या बन गया, BaSO4 प्लस NaCl, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2, ताकि अभिक्रिया हो संतुलित। ये क्या है भाई, बेरियम सल्फेट। ठीक है बेटा, बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप। यानी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब आप किसी परख नली में क्या करते हैं, आप जब किसी परख नली में क्या डालते हैं, जब आप किसी परख नली में सोडियम सल्फेट लेते हैं Na2SO4, और आपने क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड। आपने क्या डाल दिया, ऊपर से आप क्या डाल रहे हो, BaCl2। तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो आपको एक परख नली में क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, आपको एक परख नली में श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो ये श्वेत अवक्षेप किसका है, ये श्वेत अवक्षेप किसका है, बेरियम सल्फेट का। क्लियर, हाँ या ना, जल्दी से बता दो बात समझ में आई है या नहीं, जल्दी जल्दी बता दीजिए। सबका क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप भेज दो, जल्दी से। ओके जी, ओके, सभी को क्लियर है, सभी को बात समझ में भी आ गई है, तो चलते हैं आगे। आइए जी, चलते हैं। अब आते हैं हम अगली अभिक्रिया, जो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता ही है। और वो क्वेश्चन आता है कैसे, अभिक्रिया का नाम क्या है राजा, अभिक्रिया का नाम है
ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व अपचयन। क्लियर? ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है? तो ऑक्सीकरण व अपचयन की अपन बात करें तो सिंपल सी बात है, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, है ना। देखो सभी बच्चे कितना इजी है पढ़ना। पहले करेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सी, ठीक, फिर करेंगे क्या? अपचयन, ठीक है। और इन दोनों को जब हम क्या कर दें, मिला दें, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बात समझ में आई है या नहीं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? सभी बच्चे ध्यान देंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। कैसी अभिक्रिया हुई भाई? ध्यान देना सभी बच्चे, हाँ या ना? जल्दी जल्दी जल्दी। तो देखो बेटा, Cu प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बेटा? 2CuO। कॉपर में क्या जुड़ रहा है बेटा? ऑक्सीजन। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। हाँ या ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आया नहीं? ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? कॉपर में क्या जुड़ जाना? ऑक्सीजन। वहीं पर C प्लस O2 क्या आया बेटा? CO2। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। हाँ या ना? जल्दी से बताओ। वहीं पर अपचयन की बात करें तो क्या होगा? CuO इज इक्वल टू Cu प्लस O2। हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? फटाफट फटाफट। क्लियर है? हाँ या ना? सबको समझ में आया? सभी बच्चों को जल्दी से बता दो। क्लियर? अब जब यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? निकलना क्या कहलाता है बेटा? अपचयन कहलाता है। अब जब ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सामने बोर्ड पर ध्यान देंगे, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू क्या बेटा? ये ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, Cu प्लस H2O। हाँ या ना? सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर। CuO से क्या बनना? Cu का बनना, और H2 से H2 का बनना क्या कहलाया? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण। हाँ या ना? जल्दी बताओ। और वहीं पर यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया? अपचयन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक साथ ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है उन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, जहां ऑक्सीजन का निकलना होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलो जी बताओ फटाफट, आपको बात समझ में आई या नहीं? अगर आपने इस तरह से एग्जाम में पढ़ लिया तो मैं कह रही हूँ साइंस में आएंगे 100 में से 100, ग्रांटेड। लिख के ले लो तुम, सच में आएंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे ने ऐसे पढ़ा है तो उसके लिए तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो जल्दी से आ जाइए, फटाफट फटाफट बता दीजिए कि हाँ हमको समझ में आ गया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्लियर है सभी बच्चों की? तो जल्दी से थम्स अप भेज दो और चलते हैं आगे। अब आए हैं हम अपने चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर। अंतिम पड़ाव मतलब आपका जो चैप्टर है उसमें लास्ट है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का महत्व है, यानी दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का महत्व।
क्या हुआ भाई? दैनिक जीवन में महत्व कैसे 2 प्रकार से बताए गए हैं। आपके पास सबसे पहले है संक्षारण, संक्षारण, और दूसरा है विकृत, विकृत गंधिता। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? बहुत आसानी समझ सकते हैं। कोई भी अधिक क्रियाशील जो भी धातु होती है, क्या लिख सकते हैं आप इसमें? अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु का नमी आर्द्रता के संपर्क में आना, संपर्क में आना। चले, वहीं पर विकृत गंधिता क्या होती है? वसा युक्त या तेलीय पदार्थों का वायु के संपर्क में आना। कैसे? आप लोगों ने देखा है ना कि जैसे लोहा है, घर का गेट लोहे के ही बने होते हैं, बरसात आने की वजह से क्या हो जाते हैं, उन पे धीरे 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 जंग लगना शुरू हो जाता है। तो मम्मी या पापा क्या करते हैं, जल्दी से जैसे गेट लगवाया तुरंत उस पर पेंट करवाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो क्या ना हो, खराब ना हो, संक्षारित ना हो। अधिक क्रियाशील धातुएं जब नमी और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, यानी वो खराब हो जाती है। वहीं पर विकृत गंधिता का क्या मतलब है? जब वसा युक्त या तेलीय जो पदार्थ होते हैं वायु के संपर्क में आते हैं तो उनकी गंध जो है वो बदल जाती है, अजीब सी कड़वी कड़वी सी गंध आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अचार है, मम्मी अचार डालती है, सीजनेबल अचार डालती है केरी का, तो केरी का अचार डालती तो मम्मी उसे बहुत अच्छे से पैक करती है, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा लगाती है, फिर उसे पैक करके रख देती है। तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों? और हम तो बहुत होशियार है। हम क्या करते हैं, जब भी अचार लेने जाते हैं तो उसके ढक्कन को खुला छोड़ देते हैं, फिर मम्मी आती है लकड़ी लेकर, अरे ये किसने किया, ये किसने किया? तो हम तो भी डर जाते हैं, हमने क्या कर दिया। वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि जैसे ही वो तेलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब। आपने देखा होगा जब वो खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक वाइट वाइट सी फुफुस सी आ जाती है, उसमें गंध आना शुरू हो जाती है, आ जाती है ना। तो वही चीज है यहाँ पर, उसे अपन क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। क्लियर? बात समझ में आई? तो संक्षारण क्या होता है ये भी क्लियर हो गया, और विकृत गंधिता क्या होती है ये भी आप लोगों का क्लियर हो चुका है। तो संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों का क्लियर है, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अब अपन देखते हैं कि अब हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। तो संक्षारण को रोकने के लिए हमें क्या करवाना चाहिए, पेंट करवा लेना चाहिए। क्या करवा लेना चाहिए, गेट के ऊपर पेंट करवा लेना चाहिए। और क्या कर लेना चाहिए, आप यशद लेपन भी कर सकते हैं, लेपन भी कर सकते हैं। क्लियर? हाँ या ना? और वहीं पर यदि विकृत गंधिता की बात करूं तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ जैसे सिरका, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ भी डालकर इन्हें रोका जा सकता है, धूप में रखकर भी इन्हें रोका जा सकता है। तो बात समझ में आई, सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई। तो आपको इस चैप्टर में से रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण जो है उसे संतुलित करना, ये एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या बेटा, और इसके अंदर आपको संक्षारण और क्या, विकृत गंधिता वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? बात समझ में आ गई? हाँ या ना तो फटाफट बता दीजिए। विकृत गंधिता, ठीक है? तो आपका ये चैप्टर हो गया है पूरा कंप्लीट, पूरा प्रैक्टिकली रूप से भी समझा दिया गया है। तो अच्छे से जब तक अगला चैप्टर लेकर हम आते हैं तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, खुश रहो, मस्त रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।